दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान पैदा कैसे होता है। विज्ञान पैदा कैसे होता है, इस वाले सवाल पर आने से पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि विज्ञान होता क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके रहस्यों से पर्दा उठाना ही विज्ञान के दायरे में आता है। और हम जो होमोसेपियंस हैं, हमने समय समय पर ब्रह्मांड के इन रहस्यों से पर्दा उठाया है और जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग हमने मानव जीवन को सरल बनाने में किया है। जी हाँ, विज्ञान के ज्ञान का उपयोग अक्सर देखा गया है कि मानव जीवन को सरल बनाने के काम में लिया गया है। वैसे तो विज्ञान की जो शुरुआत है वो ईसा पूर्व से ही मानी जाती है, लेकिन अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, यानी कि आज के विज्ञान की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ चंद शताब्दियों की ही देन है कि हम पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस वाले मॉडल से विज्ञान की शुरुआत करते हैं और आज हम ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में झांकने का प्रयास कर रहे हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, टोलमी नाम के। उन्होंने अपना एक भूकेंद्रीय मॉडल दिया था और उस मॉडल में ये बताया गया था कि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, जो कि आज आप लोगों को सबको पता है कि ये मॉडल पूरे तरीके से गलत है। और ये जो मॉडल उन्होंने दिया था, ये मॉडल लगभग 1500 सालों तक टिका रहा, एक अटल सत्य की तरह, जब तक हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट, उन्होंने आकर पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कि भैया जो धरती है वो केंद्र में नहीं है, बल्कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और बाकी जो ग्रह और तारे हैं वो उसके बाकी जो ग्रह और जो उपग्रह है वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये आर्यभट्ट ने बताया था 500 ईस्वी के आसपास, यानी कि आज से लगभग 1500 साल पहले। तो जो आर्यभट्ट है, उसके बाद उनके 1000 साल बाद कोपरनिकस आते हैं, निकोलस कोपरनिकस, और वो भी आर्यभट्ट के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उसके बाद गैलीलियो भी अपना टेलीस्कोप लेकर इस युद्ध में कूद पड़ते हैं और वो भी आर्यभट्ट के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी कि उनके सूर्य केंद्रीय मॉडल का समर्थन करते हैं कि जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और जो सूर्य है वो केंद्र में है। तो उस जमाने में गैलीलियो के द्वारा और जो निकोलस कोपरनिकस हैं उनके द्वारा ये बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय जो चर्च है वो ये मानता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी ग्रह तारे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया हुआ था। और उनके जो विभिन्न जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में बार बार इस बात की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो अगर आप चर्च के खिलाफ बात बोलते हो तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि धर्म उस समय बहुत ताकतवर था। विज्ञान ने अभी अपने पंख फैलाने भी शुरू नहीं किए थे कि चर्च ने उन पर शिकंजा कसना जो है वो स्टार्ट कर दिया था और गैलीलियो को इस बात को लेकर उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। लेकिन भैया, सत्य तो कब तक छुपा रह सकता है। तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, टाइको ब्रे, और उन्होंने भी बिना टेलीस्कोप के उन्होंने अपनी नंगी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया। जो तारे और जो ग्रह हैं उनकी गति को उन्होंने उनका प्रेक्षण किया और उनके जो प्रेक्षण है उसका फायदा उठाया केपलर ने। तो उनके बाद केपलर जो है वो ग्रह की गति के 3 जो नियम हैं वो देते हैं, जिनकी बदौलत आज हम जो हमारा जो चंद्रयान है उसका जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा पर इन 3 नियमों की बदौलत ही लैंड कर पाया है। उसके बाद न्यूटन आते हैं और वो अपने जो गति के जो 3 जो उनके जो फेमस नियम हैं वो देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वो सब अपने स्कूल में विज्ञान की किताबों में अवश्य पढ़ा होगा। और इन सब के बाद तो यूरोप में जो है वो विज्ञान की बाढ़ सी आ जाती है और हम देखते हैं कि किस प्रकार यूरोप जो है वो भाप के इंजन का आविष्कार करता है और पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का जाल बिछाता है। यूरोप के जो अलग अलग देश हैं वो अलग अलग हिस्सों में, धरती के अलग अलग हिस्सों में अपने खोजी अभियान भेजते हैं और विज्ञान है उसको ढाल बनाते हुए वो लोग अमेरिका जाते हैं, वो लोग अफ्रीका जाते हैं, वो लोग एशिया जाते हैं, वो लोग ऑस्ट्रेलिया तक को नहीं छोड़ते हैं। वहां का जो भूखंड है उसको भी वो लोग अपने कब्जे में लेते हैं। किसकी बदौलत? केवल विज्ञान की ताकत की बदौलत। तो ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि जो महाद्वीप है, जो यूरोप है, वो धार्मिक रूप से इतना कट्टर था और जो एकेश्वरवाद का सपोर्ट करता था, जो अब भी करता है, उसने कैसे अपने चर्चों को खंडित किया और कैसे उसने विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई। मुझे इस सवाल का उत्तर एक किताब है, सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। इस किताब को इजराइल के एक लेखक युवाल नोवा हरारी ने लिखा है
तो वो अपनी किताब में बताते हैं कि यूरोप में जो विज्ञान की शुरुआत है वो एक वाक्य से होती है, और वो वाक्य है हम नहीं जानते। जी हाँ, हम नहीं जानते, ये छोटा सा वाक्य ही वो मंत्र है जो जिज्ञासु लोगों को नई नई खोज करने के लिए प्रेरित कर रहा था। हम नहीं जानते वाला दृष्टिकोण ही विज्ञान पैदा करता है। वहीं जब मैं इस वाक्य को भारत के नजरिए से देखता हूं तो मुझे यहाँ हर जगह सुनाई देता है कि भैया हम तो सब कुछ जानते हैं, हमने सब कुछ जाननी है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, पुराणों में सब कुछ पहले ही लिख दिया गया है, इसलिए आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वो कारण है कि इन 1500 सालों में हमें आर्यभट्ट तो मिला, लेकिन उसके बाद हमें लगातार वैज्ञानिकों का, ऐसे जो थिंकर्स हैं, ऐसे जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, उनका सूखा ही सूखा दिखाई देता है। मतलब आर्यभट्ट के बाद कोई नजर नहीं आता हमें। तो ये जो हम सब जानते हैं वाला दृष्टिकोण है, शायद यही हमारे वैज्ञानिक उफान को रोके हुए है, जहां तक मुझे लगता है। और इस उफान को दबाने में रही सही कसर हमारे जो मान्य अंधविश्वास है और ये जो हमारे जो वपोड़ ग्रंथ है वो पूरा कर देते हैं। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम आगामी महीनों में जो हमारा जो इसरो है, जैसे अभी उन्होंने चंद्रयान लॉन्च किया है, वैसे वो आदित्य L1, जिसका एक दूसरा नाम हो सकता है सरकार सूर्ययान भी रख दे, उसको हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे ही सूर्ययान लॉन्च होगा तो ये गपोड़ी फिर से अपने बिलों से बाहर निकलेंगे और क्या ज्ञान देंगे, मैं आप लोगों को पहले ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ इस चीज की। वो लोग बताएंगे कि भैया हनुमान चालीसा है, उसमें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी पहले ही बता दी गई है। तो लेकिन मैं इस बात पे मुझे हंसी आती है कि इन लोगों को भौतिकी का थोड़ा साधारण सा ज्ञान भी नहीं है कि जो हनुमान चालीसा में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी युग सहस्त्र योजन पर भानु, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर युग का मतलब ये बताते हैं समय, मतलब समय की इकाई मानते हैं युग को, और जो योजन है उसको ये दूरी की इकाई मानते हैं, और जो सहस्त्र है, सहस्त्र का मतलब यहाँ पे 1000 है और भानु का मतलब सूर्य है। तो युग सहस्त्र योजन यानी कि समय, दूरी, और जो एक आंगिक मान है सहस्त्र, जिसका जो मतलब है वो 1000 है। तो ये क्या करते हैं, युग और योजन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि युग किसकी इकाई है, समय की, और योजन किसकी इकाई है, दूरी की। तो समय और दूरी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 15 करोड़ दूरी ले आते हैं ये। तो ये सरल शब्दों में ये लोग कहने की कोशिश करते हैं कि भैया समय गुणा दूरी बराबर दूरी ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 5वीं कक्षा का साधारण गणित भी नहीं पढ़ा है, और ये आप लोगों को ज्ञान पेलते हैं। और ऐसे अनगिनत विज्ञान के नाम पर आप लोग देखते होंगे कि ये जो गपोड़ी बाजी हैं, ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मतलब सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाते हैं और ये बिना बात की जो भ्रामक बातें हैं वो फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे हरारी जी की जो यूरोप के संबंध में जो उन्होंने बात कही है कि भैया हम कुछ नहीं जानते, और जो भारत की जो बात है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो देख लो जो विज्ञान का हिमालय है वो यूरोप ने खड़ा किया है या फिर भारत ने खड़ा किया है, आप लोग फैसला कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें सच में भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अगर भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, ब्रह्मांड की खोजबीन करनी है, तो सबसे पहले हमें स्वीकारना होगा कि हम कुछ नहीं जानते। जी हाँ, हमें कुछ नहीं जानते वाले वाक्य से ही शुरुआत करनी होगी। जिस दिन हमने भारत के मन मस्तिष्क में ये बीज बो दिए, समझो उसी दिन हमने विज्ञान की शुरुआत अपने देश में कर दी। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि हम सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो जो नव जिज्ञासु हैं उनको हताश करते हैं, जो कुछ नया जानना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे उन्हें बताया जाता है कि भैया भारत तो पहले से ही सब कुछ जानता है, वैसे 2-4 किताबें पढ़ लो और तुम भी सब कुछ जान जाओगे, तो उन्हें कुछ नया खोजने की आवश्यकता ही क्यों महसूस होगी? तो वह बच्चा कभी कुछ नया सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने पहले ही उसके जो जिज्ञासु मस्तिष्क है उसका गला घोट दिया। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पर लैंड हुआ है, इसकी खुशी मनाइए। विज्ञान की एक लहर भारत में फिर से दौड़ पड़ी है। अपने बच्चों को विज्ञान सिखाइए, खुद भी विज्ञान सीखिए, वैज्ञानिक बातें कीजिए, वैज्ञानिक तर्क दीजिए। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक पूरे तरीके से वैज्ञानिक दिमाग नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हम इन अंधविश्वासों को, इन गपोड़ी बातों को अपने मन मस्तिष्क से निकालते रह जाएंगे, मतलब निकालना शुरू कर देंगे, उसी दिन समझो आपने विज्ञान की शुरुआत कर दी है। तो तार्किक सोच को आप लोग बढ़ावा जब तक नहीं देंगे, तब तक भारत में विज्ञान का पनपना बहुत ही मुश्किल है।
तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं बहुत ही आशावादी दृष्टि से देखता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे नए नए कीर्तिमान रचेंगे और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसी प्रकार से प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद।